हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। हरि बोल 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 हरि Raise your hands, सब हाथ खड़े करेंगे और इस महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। लास्ट ईयर गीता जयंती के ही दिन इसी उपलक्ष्य में हम लोग आए थे, यहाँ पर एक सेमिनार किया था। आप में से कौन कौन लोगों ने वो सेमिनार अटेंड किया था? कितने हैं पीछे से? ठीक है, बाकी सारे नए हैं। तो जिन जिन ने सेमिनार अटेंड किया था, अगर आपको याद हो वो टॉपिक क्या था? भगवत गीता का तो था ऑब्वियसली, बट भगवत गीता के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था? किसी को याद है? नहीं? हमने ये डिस्कस किया था कि भगवत गीता जो है वो एक साइंस है, इट्स नॉट अ मिथ, कि एक ऐसी कोई स्टोरी नहीं है जो किसी बंदे ने बना दी और फिर हम वो सुन रहे हैं, उसमें कुछ कुछ टीचिंग्स है। नहीं, इट्स अ साइंस इन इटसेल्फ। वो हमने पूरा डिस्कस किया था। आज हम वो वाला डिस्कशन नहीं करेंगे। तो आज हम थोड़ा डिफरेंट डिस्कशन करेंगे कि ये जो भगवत गीता है ये एक्चुअल में क्या है, और हम इससे एज अ यूथ, और नॉट जस्ट यूथ, जैसे यहाँ पे टीचर्स भी हैं, सब लोग के लिए ही वो किस प्रकार बेनिफिशियल है बहुत ज्यादा। तो स्लाइड्स आ गई क्या? आ रही? ओके। तो जब हम इस टॉपिक का स्टार्ट करते हैं, कुछ भी भगवत गीता, भागवतम, ये सब चीजों इस पे जब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, तो मोस्टली कई सारे लोग होते हैं जिनका एक ऑलरेडी प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा होता है कि क्या बोरिंग, क्या ये सब चल रहा है, अभी इस सब चीजों की क्या जरूरत है, अभी तो हम यंग हैं, अभी हम और कुछ करेंगे, अपने फोकस करेंगे, करियर पे फोकस करेंगे, तो ये सब हमें सुनना ही क्यों है? तो इसके लिए मोस्टली ऐसा होता है कि जो ऑडियंस है वो बोर होती है कि क्या है ये सब। लेकिन मैं एक स्टोरी के साथ शुरू करूंगा, जिसमें जो स्पीकर है, जो पढ़ा रहा है, वो भी कई बार बोर हो जाता है कि आज मेरा मन ही नहीं है पढ़ाने का। होता है कि नहीं? कई बार टीचर्स का भी होता होगा कि यार आज बिल्कुल मन नहीं है मेरा पढ़ाने का, क्यों पढ़ाना, ठीक है, लेकिन पढ़ाना पड़ेगा तो पढ़ाते हैं। तो एक बार एक सेंट, एक भागवत का स्पीकर, जो कि बहुत अच्छे से ये सारा ज्ञान, भागवत का ज्ञान बताते हैं। तो ये थोड़ी फनी स्टोरी है। इसमें वो एक विलेज में जाते हैं, गांव में जाते हैं, और वहां गांव में जाकर जो गांव का जो मुखिया होते हैं, जो वहां के पंचायत सरपंच वगैरह, वो सब लोग गांव वालों को बोल देते हैं कि बहुत बढ़िया, बहुत विद्वान एक कथावाचक आ रहे हैं भागवत के, तो आप सब लोग उसको अटेंड जरूर करना। लेकिन उसने ये भी बता दिया कि ये जो है थोड़े से लेजी हैं, थोड़ा इनका शायद मन ना करे बोलने का, तो आप लोगों को बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा उसमें।
तो सारे जो विलेजर्स हैं, क्योंकि वो इंटरेस्टेड हैं इस चीज में, वो जानना चाहते हैं ये सारी चीजें, तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अपना मेल खोल के दे दो मुझे। बिंदु माता का मेल। आपने मेल किया हुआ ना फोन में है ईमेल। अच्छा, हाँ जीमेल दे दो मुझे खोल के, मैं कर देता हूँ, फॉरवर्ड कर दूंगा ना। मैं कर लूँगा। ये सेंट में। हाँ मैं समझ गया। तो अभी तक सब लोग साथ में ही है ना, कोई चला तो नहीं गया कहीं? ठीक है। तो अब वहां पर जो सारे गांव वाले थे वो बड़े एक्साइटेड हैं, लेकिन जो स्पीकर है उसका मन नहीं है बोलने का। तो अब ये लोग पूरा अच्छे से, जैसे यहाँ पर क्लासरूम पूरी अच्छे से सब लोग बैठे हैं, शांति से सुनना चाहते हैं, तो अब वो लोग भी ऐसे बैठे हैं। तो अब जो ये स्पीकर है भागवत का, ये आए स्टेज पर और वो पूछते हैं कि कौन कौन लोग आप में से भगवत गीता में विश्वास करते हैं। तो जितने भी लोग थे सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, सुनना चाहते हैं, तो अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं उनके सामने। तो सब लोग हाथ खड़ा कर दे कि हाँ हाँ हमें भगवत गीता में विश्वास है। तो स्पीकर क्या बोलता है, अरे आप लोगों को ऑलरेडी भगवत गीता में विश्वास है, तो आप पढ़ते भी होंगे, तो मेरे को समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो मैं जा रहा हूं। तो वो चला गया। तो अब पहले दिन तो हुई नहीं कथा। अब दूसरे दिन सारे के सारे जो लोग थे उस गांव के, वो उस मुखिया के पास जाते हैं, सरपंच के पास। तो सरपंच बतलाता है कि ये स्ट्रैटेजी तो काम कर ही नहीं, तो अब ऐसा करना, जब नेक्स्ट डे कल वो फिर से आएंगे तो कल क्या बोलना कि किसी को नहीं आती, मतलब कोई भी हाथ मत खड़ा करना। तो ऐसा ही होता है। अब वो फिर से नेक्स्ट डे आते हैं और वो बोलते हैं कि किन किन को भगवत गीता में विश्वास है, कौन उसको पढ़ते हैं, किनको वो समझ आता है, कौन उससे इंस्पायर्ड है। तो कोई भी हाथ खड़ा नहीं किया। तो अब कोई हाथ खड़ा नहीं किया, तो स्पीकर जो थे भगवत गीता के, वो क्या बोले कि जब कोई मानने वाला ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं है इस चीज में, तो मेरा बोलने का फायदा ही किया, तो मैं जा रहा हूं। तो वो सेकंड डे भी चले गए। तो अब थर्ड डे वापस से उन गांव वालों की मीटिंग हुई कि इस बार कुछ चेंज करना पड़ेगा, दोनों टाइप से तो हम हार गए। इस बार क्या स्ट्रैटेजी बनाई उन लोगों ने, कह रहे हैं कि आधे लोग हाथ खड़ा करेंगे कि उनको विश्वास है, और आधे लोग हाथ खड़ा नहीं करेंगे कि उनको नहीं विश्वास है। तो जब ऐसे मिक्स्ड क्राउड होगा तो जो स्पीकर है उसको बोलना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो समझाना पड़ेगा। तो अब जब ये व्यक्ति आते हैं नेक्स्ट डे, तो पूछते किन किन को भगवत गीता में विश्वास है। तो आधे लोग हाथ खड़ा करते हैं और आधे लोग हाथ खड़ा नहीं करते। तो अब ये लोग तो बड़े एक्साइटेड है, सोच रहे आज तो हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल काम करेगी, आज तो ये बिल्कुल इनको बोलना ही पड़ेगा। तो अब जो स्पीकर है वो क्या बोलता है, जिन लोगों ने हाथ खड़े कर रहे हैं, मतलब जिन लोगों को विश्वास है, जो उसको पढ़ते हैं, तो वो उनको पढ़ा दो जिनको विश्वास नहीं है। तो अब वो फिर से चला गया। तो इस प्रकार यहां से हम देखते हैं कि जनरली हम देखते हैं कि जो ऑडियंस है वो थोड़े से बोर्डम से होते हैं कि हाँ ठीक है क्या चल रहा है पता नहीं, बोले हैं टीचर्स लोग बैठना है तो बैठ जाएंगे, ठीक है। और कई बार इस एग्जाम्पल से देखा कि स्पीकर का भी इतना मन नहीं कर रहा है। तो हम लोग आज इस सेमिनार में हैं, तो ये एक अच्छा अवसर है जिसमें आप लोग भी वैसी वाली ऑडियंस नहीं है और हम लोग भी वैसे वाले स्पीकर नहीं है जो कि डिस्कशन नहीं करना चाहते। तो इसीलिए बहुत अच्छा एक हमारे को मौका है, बहुत अच्छा ये फॉर्चुनेट टाइम है जिसमें हम कुछ डिस्कशंस कर सकते हैं। तो भगवत गीता, जो भगवत गीता है, ये एक, आप सब लोग लॉ पढ़ रहे हैं, है ना, सब लोग लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम लॉज में देखते हैं, जैसे एडवोकेट रिद्धि गुप्ता जी ने अभी बतलाया था कि कैसे दो टाइप के लॉज होते हैं, दो कैटेगरीज में हमने लॉ को डिवाइड कर रखा है। वन कैटेगरी इज मैन मेड लॉज, जो कि हम पढ़ रहे हैं, जो कि एक नेशन के लिए लॉज हैं, एक कंट्री के लिए, एक स्टेट के लिए, एक सोसाइटी के लिए, इवन एक ये यूनिवर्सिटी है, उसमें जो आपका ये लॉ कॉलेज है, इसमें भी कुछ लॉ है, इसके अंदर के लॉ कि जिसमें कैसा कैसा सिस्टम होता है, ये टाइम टेबल है, ये स्केड्यूल है, ये सिलेबस है, यहाँ पर आपको इस तरीके से बिहेव करना है, ये करना है, वो करना है। तो वो लॉ को आप फॉलो कर रहे हैं, तभी आप ठीक ठीक रूप से यहाँ बैठकर मतलब अपना पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
अगर वो लॉ फॉलो नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, रस्टिकेट कर दिए जाओगे, अलग अलग चीजें आप लोगों के लिए असुविधा होंगी। तो अब हम यही चीज देख रहे हैं कि ये सारे जो लॉज हैं ये कैसे हैं, मैन मेड लॉज, चाहे वो एक कॉलेज का हो, एक स्टेट का, एक सोसाइटी का हो, या फिर एक पूरी कंट्री का हो। और वहीं पर एक दूसरे टाइप के लॉज हैं जो कि क्या बोलते हैं हम, नेचर्स लॉ। नेचर भी कुछ लॉ फॉलो करती है कि नहीं? तो वो लॉ किसने बनाए हैं, किसने बनाए हैं? नेचर ने। वो नेचर तो खुद एक लॉ फॉलो कर रहे हैं, तो वो लॉ लेकिन बनाए किसने हैं? सोचो। गॉड। ओके, और कोई ऑप्शंस, कोई आंसर्स? कोई और पर्सनैलिटी याद आ रही है, कोई बड़ी पर्सनैलिटी जो कि बहुत स्ट्रांग है? एलन मस्क है, इतना स्ट्रांग पर्सन है, तो वो कुछ नेचर लॉ चेंज कर दिए, कुछ वो कर सकता है? नहीं कर तो रहे कोशिश, मार्स पे जाना चाहते हैं। तो द आंसर इज करेक्ट ऑब्वियसली। एक ऐसे हायर बीइंग, सुप्रीम बीइंग, वो जो कि नेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिन्होंने ये नेचर बनाया है। तो यहां पर एक डाउट आता है कि नेचर बनाया किसने है? जैसे हम लोग कई बार सोचते हैं कि भगवान क्यों है, उनका एग्जिस्टेंस का प्रूफ क्या है। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ नेचर को ही ऑब्जर्व करें ठीक ठीक रूप से, तो उस नेचर को ऑब्जर्व करने मात्र से हमें पता चल जाएगा कि हाँ, बिकॉज दिस नेचर इज सो परफेक्ट, यहाँ का जो डिजाइन है इतना परफेक्ट है, तो जरूर इस डिजाइन के पीछे कोई डिजाइनर होगा। यहां पर अभी अपने आसपास कुछ भी देखो, ये माइक ही है, ये माइक है, तो इसके पीछे एक डिजाइनर है कि नहीं? इसके पीछे एक ब्रेन है कि नहीं? एक इंटेलिजेंस यूज हुआ है कि नहीं? एक किसी व्यक्ति ने इसको डिजाइन किया है, इसका साइंस पूरा उसको इस रूप में एक फॉर्म दिया है, उसके फीचर्स हैं। अगर मैं बोलूं जैसे बिग बैंग थ्योरी है, किस किस को बिग बैंग थ्योरी पता है? सुना भी है बिग बैंग थ्योरी किसने? नो। तो बिग बैंग थ्योरी बेसिकली इट्स अ थ्योरी ऑफ साइंस जो कि बोलती है कि एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स एक्चुअली केम आउट ऑफ नथिंग, जिसमें वो बोलते हैं कि बस एक बड़ा सा वो था, एक बड़ा सा एक स्ट्रक्चर था, उसमें विस्फोट हुआ और फिर ये सारे गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम, ये सब कुछ बन गया। तो ये परफेक्ट डिजाइन बन गया आउट ऑफ जस्ट अ ब्लास्ट। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास इस कमरे में एक लकड़ी, एक पेड़ पड़ा हुआ है, लकड़ी पड़ी हुई है ऐसी, और कुछ सिलेंडर वगैरह पड़े हुए हैं, और समहाउ उस रूम में विस्फोट हो गया, और विस्फोट के बाद ये सुंदर सी टेबल आके बन गई, तो ये कोई लॉजिक है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके पीछे कोई एक डिजाइनर होगा जरूर, जिसने उस वुड को प्रॉपर शेप दिया। तो इसी प्रकार नेचर को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, ट्रीज, प्लांट्स, रिवर्स, सारे माउंटेन्स, ये सारी चीजें, इन सबका एक एक पर्पस है, इनके फीचर्स भी हैं। फ्रूट, सिंपल सिंपल चीजें। एक आदमी, इतना साइंस हम आगे बढ़ चुके हैं, तो हम क्या एक लीफ का एक पत्ता भी बना सकते हैं क्या? एक पेड़ का पत्ता नहीं बना सकते। जो नेचर का है, नेचुरल, उसको हम बना नहीं सकते। उससे हम ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं। लकड़ी लेके मैं टेबल और बहुत सारी चीजें बना सकता हूं, लेकिन वो चीज जो वो मूल रूप से जो ओरिजिनल चीज है वो डिजाइन नहीं कर सकता मैं। तो इसीलिए ही हम यहां पर वो नॉलेज, वो लॉ को समझने आए हैं जो कि नेचर का लॉ है। तो भगवत गीता हमने देखा मैन मेड वर्सेस गॉड मेड लॉज। अब जैसे हमने अभी सुना था एडवोकेट पृथ्वी गुप्ता जी से कि कैसे जो लूप होल्स हैं वो हम देखते हैं मैन मेड लॉज में। किस टाइप के लूप होल्स का क्या अर्थ होता है? कुछ ना कुछ कमियां जो कि उसको 100% एक्यूरेट या 100% आइडियल नहीं बनाती। तो अब जो लूप होल्स हैं इन मैन मेड लॉज में, चाहे वो किसी भी लेवल के हो, आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, यहाँ पे कई सारे रूल्स भी हैं, उन रूल्स को फॉलो करना होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है
कि गलती सामने वाले की होती है, मेरे को पनिशमेंट मिल जाती है, टीचर मेरे को डांट देती है। मेरे साथ तो बहुत हुआ ऐसे, हम बात कर रहे हैं क्लास में, उसने मेरे को बुलाया, मैं जस्ट पीछे मुड़ा, टीचर को लगा मैं बात कर रहा हूं, मेरे को क्लास से बाहर निकाल दिया। तो वो लॉ में कुछ लूप होल हुआ, कहीं ना कहीं जिसकी गलती थी उसकी जगह किसी और को सजा मिल गई। ऐसे ही हम सुनते ही हैं अनेक अनेक एग्जाम्पल से कि कोर्ट में कई लोग जैसे मर्डर भी कर देंगे, बहुत बड़े बड़े क्राइम कर देंगे, लेकिन समहाउ फिर भी वो एस्केप कर जाते हैं। कितने बड़े बड़े जो टेररिस्ट्स हैं, कितने सालों बाद वो पकड़ में आते हैं। उन्होंने जो जुर्म किए होते हैं कितने सारे, लेकिन इतने समय तक वो पकड़ में नहीं आते। कई बार तो इतना लंबा खिंच जाता है केस कि वो बंदा ही मर जाता है जिसने क्राइम किया होता है, और केस अभी भी चल रहा है। आप लोगों को तो पता ही होगा ये सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं वो लूप होल है जिससे वो एस्केप कर पा रहा है अपनी पनिशमेंट्स को, और दूसरी साइड जिसकी गलती नहीं भी है वो भी पनिश हो जा रहा है। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। कॉलेज में, आईआईटी में जब मैं था तब वहां पर एक अलग माहौल होता है। फर्स्ट ईयर में जब जाते हैं तो कुछ सेट ऑफ मूवीज होती हैं जो आपको देखनी ही पड़ेगी, वरना आपको फ्रेंड जोन से बाहर कर दिया जाएगा, मतलब आपके फ्रेंड ही नहीं बनेंगे फिर कोई। तो वो उन मूवीज में वो सारी मूवीज बहुत मीनिंगफुल होती हैं। तो एक मूवी है जिसका नाम है शॉशैंक रिडेम्पशन। किसने देखी है? अरे राम, किसी ने नहीं देखी? एक ने देखी है, और कोई नहीं है? ठीक है, तो अच्छी मूवीज देख लिया करो कभी कभी, कोई बात नहीं। तो ये एक मूवी है जिसमें IMDb रेटिंग पता है सबको? IMDb रेटिंग, हर मूवीज की IMDb रेटिंग आती है। अभी तक जितनी मूवीज हुई है हिस्ट्री में, ये टॉप IMDb रेटिंग है इसकी, 9.3। तो अच्छी मीनिंगफुल मूवीज कभी कभी देख लिया करो, बस ऐसे नहीं टॉलीवुड इधर उधर की बस टाइम पास के लिए देख लो। तो ये जो है, इसमें मेरे को अभी भी याद है जब मैंने यूनिवर्सिटी में देखा था वो, इसमें एक व्यक्ति इनोसेंट होता है और उसको जेल हो जाती है, लाइफ सेंटेंस हो जाती है एक ऐसे क्राइम के लिए जो उसने किया ही नहीं होता है। तो यहां से, और ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, तो यहां से हम देख सकते हैं कि कैसे जो लॉज में भी लूप होल है, जो मैन मेड लॉज है। लेकिन दूसरी साइड ही कौन से लॉज, जो गॉड मेड लॉज है, वहां कोई लूप होल नहीं है। क्यों नहीं है, और इधर क्यों लूप होल है? कोई आंसर देगा? स्लाइड में आंसर है वैसे तो, अगर देख रहे हैं सही से। परफेक्टली डिजाइन, ओके। और कोई? सिर्फ डिजाइन होने से भी नहीं होता ना, डिजाइन परफेक्ट है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन अगर परफेक्टली नहीं हो रहा है तो फिर से लूप होल क्रिएट हो जाएंगे। कोई अदर एग्जांपल? वो आंसर इसमें लिखा है वाई। सबको दिख रहा है स्लाइड्स का टेक्स्ट? दिख रहे हैं पीछे से? आपको दिख रहे हैं? अच्छा, तो वाई जब पूछ रहे हैं तो बतला रहे लिमिटेड एंड डिफेक्टिव सेंसेस। जो हमारे सेंसेस हैं वो बहुत लिमिटेड और डिफेक्टिव हैं। किस प्रकार से? मेरी आंखें हैं, मैक्सिमम कुछ मीटर्स, मैक्सिमम 100 मीटर तक कुछ देख लेगी, शायद 50 मीटर 60 मीटर, उसके बाद कुछ भी दिखेगा नहीं मेरे को, है ना? तो ऐसे ही जो मेरे सेंसेस हैं, जैसे हम देखें कि कोई बात कर रहा है या कोई भी क्राइम कर रहा है, तो हम कुछ एविडेंस के बेसिस पे रिजल्ट्स दे सकते हैं, लेकिन वो एविडेंस भी हमारे को मिसगाइड कर देते हैं कई बार। तो जो हमारे सेंसेस हैं वो लिमिटेड होने की वजह से लूप होल्स होना ऑब्वियस है, वो ऑब्वियस ही है, लूप होल्स होंगे ही होंगे। तो यहां पर हम कुछ भी मिस्टेक करते तो हो सकता है हम बच जाएं, लेकिन पैरेलली जिस रेल में हम हैं वहां पर गॉड मेड लॉज भी चल रहे हैं, वो नेचर के लॉ भी चल रहे हैं। कोई बोले कैसे चल रहे हैं? हम खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं ये चीज कि डिफॉरेस्टेशन शुरू हुआ, जब शुरू हुआ था तब किसी ने भी एक्सपेक्ट करा था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी इनसे? उस समय तो था बस लकड़ी मिल रही जल्दी लो, इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, इसको इसमें यूज करेंगे, उसमें यूज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन हम ये सब नहीं सोच रहे थे कि आगे इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे नेचर में। तो उस प्रकार से जो नेचर का जो लॉ है वो काम तो कर ही रहा है शुरू से ही,
तो ऐसे ही हमारी लाइफ में भी जो नेचर लॉज हैं वो हमेशा एप्लीकेबल है कि हम किस प्रकार की चीजें कर रहे हैं। आज मैंने किसी को मर्डर कर दिया है, मैंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, हो सकता है कि मैं उस क्राइम से बच जाऊं, उस सजा जो मेरे को लॉ या कोर्ट या जुडिशरी देगी उस सजा से मैं बच जाऊं। लेकिन फिर भी दूसरी एक स्टेट है जिसमें वो जो नेचर्स लॉ है वो मेरे को बचने नहीं देगा, वहां पर मेरी चीजों को लिखा जा रहा है, नोट डाउन किया जा रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि नीड ऑफ द आवर क्या है। जैसे एक व्यक्ति है, वो बड़ा इनोसेंट है, उसने कुछ उसके गलत प्लान्स नहीं है, लेकिन फिर भी इनोसेंटली ही उसको लॉस पता नहीं थे कंट्री के और उसने कुछ मिस्टेक कर दी, तो क्या उसको छोड़ दिया जाएगा? बताइए, नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी उसने इलीगल काम किया है उसके लिए उसको पकड़ा ही जाएगा, उसको उसकी सजा मिलेगी। तो ऐसे ही हमारे एक डिवोटी हैं जो कि यूएसए में रहते हैं, तो वो यहां पर आए इंडिया में एक स्पिरिचुअल टूर के लिए। तो उन्होंने सोचा कि मैं आराम से 1 साल के लिए यहाँ पर रहूंगा, और उनका जो वीजा था वो सिर्फ 6 महीने का ही था, लेकिन उनके मन में था कि 1 साल का है और 6 महीने करके 2 पार्ट में मैं रुक जाऊंगा। तो अब 6 महीने बाद उनको पता नहीं चला, उनको क्योंकि माइंड में था कि ये तो 1 साल वाला वीजा है, और वो 6 महीना एक्सटेंड कर दिए, 8-9 महीना रुक गए। तो अब उनको नोटिस आता है पुलिस वालों से कि आप एक्सटेंडेड पीरियड पे हैं। तो अब वो रियलाइज करते हैं, तो अब वो कितना ही एक्सप्लेन कर ले उनको कि मेरी गलती हो गई, मैं भूल गया, मुझे पता नहीं चला कि मेरा वीजा 6 महीने का है, 1 साल का नहीं है, लेकिन सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उनके पासपोर्ट पे ब्लैक स्पॉट भी आएगा और बहुत सारी चीजें जो होंगी जो लॉ बोलता है। तो अगर मैं सोचूं कि मैं इनोसेंटली रह जाऊंगा, या मैं तो बहुत बच्चा हूं अभी, क्या नहीं भी पता है तो क्या हो गया, नहीं, हमारे को इग्नोरेंट नहीं रहना है, क्योंकि इग्नोरेंट रहना बहुत डेंजरस हो सकता है। जैसे हम देख ही रहे हैं इस एग्जाम्पल में कि इग्नोरेंट रहना उनके लिए कितना डेंजरस हो गया कि अब शायद वो इंडिया पता नहीं कितने साल तक नहीं आ पाएंगे, है ना। तो इसी प्रकार इसको मैं एक और एग्जाम्पल से बताऊंगा कि कैसे इग्नोरेंट रहना डेंजरस है। एक व्यक्ति है, वो एक गांव में रहता है, तो उसका एक फ्रेंड है, वो भी गांव का ही है, लेकिन जो पहला बंदा है ये चला गया शहर में पढ़ाई करने, पढ़ाई करके वहीं पर ही मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही जॉब कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो अब कई सालों बाद वो अपने गांव गया और अपने दोस्त को लेके आया कि चलो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपना सारा जगह दिखाता हूँ, शहर दिखाता हूँ। और वो जो व्यक्ति था वो कभी गांव से बाहर निकला ही नहीं था, कभी भी गांव से बाहर नहीं निकला, तो उसको कुछ भी पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता कि शहरों में कैसे कैसे, और वो गांव भी कैसा वाला, आजकल के गांव नहीं, आजकल के गांव तो गांव रहे नहीं, तो मिक्स्ड हो चुका है। तो वो बिल्कुल प्रिमिटिव गांव जैसे एंशियंट टाइम्स में होते थे। तो अब जब ये व्यक्ति अपने दोस्त के साथ आया तो ये गाड़ी में बैठा है, तो वो सोच रहा है कमरा चल कैसे रहा है, उसको ये भी नहीं पता, गाड़ी कभी देखी नहीं थी। तो वो एकदम हैरान और घबराहट से भरा हुआ कि ये तो कमरे में बैठे हैं और कमरा चल रहा है सड़क पे। फिर उसके बाद बड़ी बड़ी इमारतों को देख रहा है, तो वो अपने दोस्त का हाथ पकड़ ले रहा है कि कहीं इतनी लंबी लंबी चीजें हमारे पे गिर ना जाए, पूरा घबराया हुआ है। और अब उसका जो दोस्त है वो उसको होटल में लेके जाता है जहां पर वो रुका हुआ है, होटल में लेके जाता है। तो अब जब लेके जा रहा है तो देख रहा है इतना आलीशान होटल है, सब कुछ है। लिफ्ट में घुसते हैं, लिफ्ट में घुसने के बाद जैसे ही वो लिफ्ट का बटन दबा के लिफ्ट ऊपर उठती है, वो इतना घबरा जाता है, वो कहता है कि कैसी जगह है, पहले कमरा चल रहा था सड़क पे, अब कमरा हवा में उड़ रहा है। तो वो पूरा एकदम घबराया हुआ है। उसके बाद अब उसको उसके फ्रेंड ने कहा कि ये मेरा रूम है, इस रूम में सारी फैसिलिटीज हैं, पीने का पानी, जो भी कुछ करना है, टेलीविजन है यहाँ पर, आराम से यहाँ पे बैठो, मैं 2 घंटे बाद आऊंगा, मेरी एक मीटिंग है। तो वो मीटिंग के लिए चला गया। अब ये व्यक्ति पहले इतना घबराया हुआ है इस शहर में आके, अब उस कमरे में बैठा है कोने में एकदम दुबक के।
उसको प्यास लग रही है, उठ नहीं रहा है पानी पीने के लिए, क्यों घबरा रहा है? पहले कमरे में बैठे थे, वो पहले सड़क पे चल रहा था, फिर कमरा हवा में उड़ने लग गया, फिर उसके बाद अब पता नहीं चलूंगा या ये जमीन हिलने ना लग जाए या फ्लोर मेरा चलने ना लग जाए, तो बिल्कुल कोने में बैठा हुआ है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। उसको वॉशरूम भी जाना है फिर भी नहीं जा रहा, कह रहा है कि कैसे कहाँ जाऊं समझ नहीं आ रहा। तो इतना परेशान, पसीने छूट रहे हैं, सब कुछ, एसी भी है वहां पे, टीवी भी है, वॉशरूम भी है, सब कुछ है, पानी भी है, लेकिन पूरे पसीने छूटे हुए, कुछ घबराया हुआ है पूर्ण रूप से। फिर 2 घंटे तक ऐसे बैठा रहा। उसके बाद उसका फ्रेंड जब आता है तब उसकी हालत देखता है, वो एकदम से उठ के आके इसके गले लगता है, कहता तुम कहाँ चले गए थे? 2 घंटे, ऐसा लगा 2 साल बीत गए हैं, इतने मुश्किल से मैंने ये टाइम निकाला है। तो अब वो कहता क्यों इतनी परेशानी में तुम हो? सिंपल है, ये देखो रिमोट पकड़ो, टीवी ऑन कर लो, ये देखो फ्रिज खोलो, पानी निकालो पी लो, सब कुछ तो फैसिलिटीज है, ये रहा वॉशरूम, यहाँ चले जाओ, तो सब कुछ फैसिलिटीज वहां पर थी, लेकिन वो व्यक्ति फिर भी क्या था? परेशान, पूर्ण रूप से परेशान। ऐसा परेशान जैसे कि मतलब पूरा ही एकदम खराब स्थिति में, सब कुछ होने के बावजूद भी। उसका कारण क्या था? क्या कारण था उसका? इग्नोरेंस। उसको पता ही नहीं है, चीजों के बारे में ही नहीं पता उसको कि करना क्या है, कैसे करना है। तो वो इग्नोरेंस, उसका खुद का जो ब्रेन है, उसका खुद का माइंड क्या कारण बना? वो ही माइंड उसका कारण बना सफरिंग का। तो ऐसे हम अपने सब लोग अपने लाइफ में अगर ऑब्जर्व करें कि सफरिंग का मेन कारण है क्या? क्या है? हमारा खुद का माइंड, हमारा खुद का इग्नोरेंस। तो वही व्यक्ति जो दूसरे देश में जा रहा है, दूसरी सोसाइटी में जा रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, अगर वहां के लॉ, वहां के रूल्स रेगुलेशंस उसको नहीं पता होंगे, तो फिर क्या करेगा? अपने लिए ही बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां मोड़ लेगा और फिर खुद ही परेशान होगा। तो इसीलिए हम इस कंट्री में हैं, तो हमारे को यहाँ के लॉस पता चल जाते हैं, किसके थ्रू? एजुकेशन के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू, और अलग अलग सोर्सेज हैं। तो मैन मेड लॉस के हमारे पास खूब सारे सोर्सेज हैं, लेकिन गॉड मेड लॉस को सिखाने वाला कोई मिलता है? और जरूरत है कि नहीं? जरूरत भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी कोई मिलता नहीं है गॉड मेड लॉस सिखाने के लिए। तो वो गॉड मेड लॉस, जैसे यहाँ का लॉ है, इंडिया का लॉ है, या किसी भी कंट्री का लॉ है, किस फॉर्म में रहता है? कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में, पूरे प्रॉपर उसका रिटन फॉर्मेट होता है। अब कोई बोले रिटन फॉर्मेट क्यों रखना? ऐसे ही बोल बोल के कर लेंगे, बात कर लेंगे कि हाँ ये आर्टिकल है, या याद रख लेंगे, डिस्कशंस कर लेंगे। नहीं, एक रिटन फॉर्मेट में होने से क्या होता है? उसका एक स्टेबिलिटी हो जाता है, फुल प्रूफ, कि हाँ अगर मैं भूल रहा हूं या कुछ भी डिस्क्रिपेंसी आ रही है हमारे डिस्कशन में, लेट्स जस्ट कंफर्म इट विद द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? तो उसी प्रकार जो गॉड मेड लॉज हैं उनके भी कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन फॉर्मेट में, एंड दैट इज भगवत गीता, जो कि भगवान के खुद के मुख से बोली गई है। वो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और उन लॉज को जब तक नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं फॉलो करेंगे, क्या करेंगे? लास्ट में अपने लिए ही बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां उत्पन्न करेंगे। तो कोई बोलेगा मेरे को तो कोई परेशानी लगती नहीं है। कौन सी परेशानियों की बात हो रही है यहाँ पे? कौन सी परेशानियों की बात हो रही है? आप ही बताओ। परेशानी जो हमारा माइंड खुद क्रिएट कर रहा है। आज की डेट में हमारे को सब लोग अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि लॉ क्या है, साइंस क्या है, इंग्लिश, लैंग्वेज, लिटरेचर, अलग अलग कोर्सेज हैं बहुत सारे, लेकिन ये माइंड का कोई कोर्स है क्या? इतना सब पढ़ने लिखने के बाद भी लोग, बच्चे सब लोग डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? एंग्जाइटीज क्यों हो रही है? फिर भी मन खराब है। मैं आईआईटी में था, वहां पर लोग इतना अच्छे से धूम मचा के आए हैं ऑलरेडी, इतना पढ़ पढ़ा के, जो लोग सब ड्रीम करते हैं पूरा यूथ, उसमें उस कॉलेज में वो आ गए हैं। वहां आने के बाद अलग परेशानियां हैं, वो फिर भी उतने एंग्शियस हैं, एंग्जाइटी नहीं छोड़ रही अभी भी डिप्रेशन है। बल्कि वहां पर देखेंगे तो इंटॉक्सिकेशन का लेवल भी सबसे ज्यादा है। जो नॉर्मल कॉलेज में जितना इंटॉक्सिकेशन होता है आईआईटीज में, उससे भी कई ज्यादा होता है। क्यों? क्यों? कोई आंसर है इसका?
आंसर तो है, आपको पता है क्या? आंसर ये है कि अपने आप से इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस लगाने के बाद उनकी एक्सपेक्टेशंस रुकती नहीं है, वो और बढ़ती चली जाती है। और वहां पर जैसे ही वो एक्सपेक्टेशन किसी भी एंगल से मीट नहीं होती है तो क्या आता है? डिप्रेशन। अलग अलग चीजों से नकारात्मक सोच उत्पन्न होती है। तो ये सारा इतना हाई क्लास एजुकेशन, इतना हाईएस्ट क्लास ऑफ एलीट ग्रुप ऑफ सोसाइटी में एंट्री करने के बाद भी वो लोग इतने बेसिक लेवल की जो एक अपनी खुद की लाइफ को नहीं संभाल पा रहे। क्यों? क्योंकि ये वाले लॉस पड़े ही हैं, वो वाली चीजें, वो वाला एजुकेशन ले लिया, लेकिन ये स्पिरिचुअल एजुकेशन जो पर्सनालिटी बनाता है पूरा आपका, जो आपको स्ट्रांग बनाता है अंदर से बाहर से, वो पढ़ा ही नहीं। तो इसके सोर्सेस क्या हैं? क्या हैं इसके सोर्सेस? भगवत गीता। और पहले के जमाने में हमारे जो माता पिता होते थे वो भी एक प्रकार के सोर्स होते थे कि वो भी बच्चे को बतलाते हैं कि क्या क्या करना चाहिए, कुछ कुछ चीजें बतलाते हैं। आजकल तो वो भी खत्म हो गया। तो इसलिए हमें क्या चाहिए? हमें कुछ स्पिरिचुअल मेंटर्स चाहिए होते हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स चाहिए होते हैं जो उस लॉ से जुड़े हुए हैं, जो उस लॉ में कुछ कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम लोग वो ही एसोसिएशन देने के लिए, वो ही एक सोर्स का कनेक्शन देने के लिए आपके पास आए हैं कि जो हम मैन मेड लॉज, जो हमारा एजुकेशन चल रहा है वो हम कर ही रहे हैं, वो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। लेकिन दूसरी जगह जहां पर जिस एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल भी नहीं हो पा रही है, सोसाइटी फुलफिल नहीं कर रही है, ना कॉलेज दे रहा है, ना पेरेंट्स दे रहे हैं, ना फ्रेंड्स दे रहे हैं, कोई नहीं दे रहा है वो, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट है। और वो हम सब लोग एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। कोई ऐसा है जो एक्सपीरियंस करता है मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि मेरा माइंड भी पूरा स्टेबल है, मेरा फोकस 100% है, मैं जो चाहता हूं वो मैं कर लेता हूं, मेरे को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। तो वो वाला एजुकेशन दिया ही नहीं जा रहा है। और वो एजुकेशन के जो सोर्सेस हैं वो भी बहुत लिमिटेड होते जा रहे हैं। तो आज हम वही चीज को थोड़ा सा, उन सोर्सेस को रिकॉग्नाइज करके एटलीस्ट एक मन में ये इच्छा डेवलप करने आए कि हाँ, वो जो मेरी कमी है उसको भी मैं फुलफिल करना चाहता हूं, मैं एक कंप्लीट पर्सन बनना चाहता हूं। अंडरस्टूड? तो अब इस प्रोसेस में टू बिकम अ कंप्लीट पर्सन हमारे पास एक इशू आता है। वो इशू क्या है? हमारा एक बिगेस्ट एनिमी है इस प्रोसेस में कि जो मेरे को कंप्लीट पर्सन बनने से रोकता है। तो वो क्या है एनिमी? मन। ओके, बहुत बढ़िया, स्लाइड में देख लिया था क्या? ठीक। और कोई? डिस्ट्रैक्शंस। बट डिस्ट्रैक्शंस कहां से आ रहे हैं? माइंड से ही आ रहे हैं। माइंड का ही वो एक अलग अलग ब्रांचेस हैं। और कोई? बट हाँ, ब्रांचेस भी बता सकते हो। अच्छा है, डिस्ट्रैक्शन एक हो गया ब्रांच। और कौन सा ब्रांच है? एक्सपेक्टेशंस, करेक्ट। और सबसे बढ़िया जो मेरे को बहुत लगता था कॉलेज में, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन। अरे कल करेंगे, ठीक है। हम संतों से सुनते आ रहे हैं, आज करे सो क्या, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। लेकिन हम लोगों का अलग ही बनाते हैं, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, चिल मार के अभी सो जा, अभी पड़े हैं बरसों। तो हमारा एक अलग ही कंसेप्ट चलता है और हम उससे जल्दी से मूव भी नहीं होते। लेकिन जो लोग जिनके अंदर एक ज़ील है, जो चाहते हैं कि हाँ भाई मैं चेंज करना चाहता हूं अपने आप को, तो वो लोग फिर करेंगे। मैं भी बहुत ज्यादा लेजी था, अभी भी ठीक है, इंप्रूव कर रहा हूं धीरे धीरे। बट ये है कि एक ज़ील है शुरू से कि हाँ, जो भी कमियां हैं उनको फुलफिल करनी है। तो वो ज़ील होना इज इंपॉर्टेंट, वो ही आपको अलाइव रखता है। वरना व्यक्ति इज इक्वल टू डेड कि हाँ जो चल रहा है ठीक है, जैसा हो रहा है ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेंगे, डिग्री मिल जाएगी, जॉब भी मिल जाएगी, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, कुछ कुछ होता रहेगा, करते रहेंगे। लेकिन वो प्रॉपर तरीका नहीं है। उसमें वो सेटिस्फैक्शन, वो हैप्पीनेस जो आनी चाहिए वो आएगी ही नहीं। तो वो हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि सब कुछ तो हैप्पीनेस के लिए कर रहे हो ना,
कोई ऐसा है कि इतनी मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और अगर मान लो ये यूनिवर्सिटी बोल दे कि आप यहाँ पर आओ और यहाँ से जो प्लेसमेंट है वो नियरली 0% है, अगर ऐसा आपको बतला दिया जाए, तो कोई भी आएगा यहाँ? सब लोग तो बोलेंगे नहीं नहीं, हम क्यों इतनी मेहनत करें, हमको इस यूनिवर्सिटी में जाएं, हम क्यों यहाँ करें, ये करें। सब लोग कर रहे हैं होप के साथ कि हाँ मेरा एट द एंड एक प्लेसमेंट होगा, पैसे कमाऊंगा, खुशी आएगी। तो कुछ ना कुछ एक होप है, कुछ ना कुछ एक हैप्पीनेस के लिए हम ये सब चीजें कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये चीज समझें कि क्या वो पॉइंट्स हैं, क्या वो डिस्ट्रैक्शन, क्या वो मेरा माइंड है जो कि ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से मैं अपना एक फुल नहीं दे पा रहा हूँ, एक मैं जितना मैं दे सकता हूँ उतना नहीं दे पा रहा हूँ। तो भगवत गीता यहाँ पर पूरा वो प्रोसेस बताती है कि माइंड भी कैसे वर्क करता है। आज के डेट में साइंस तो बताते ही है, लेकिन जब उसको कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो भगवत गीता शुरू हो गई उसमें वही एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट बतला रखा है, एक एक स्टेप एग्जैक्टली श्लोक के माध्यम से। तो हम देख रहे हैं यहाँ द बिगेस्ट एनिमी, सबसे बड़ा एनिमी क्या है? एक स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर, सब पढ़ सकते हैं क्या? क्या लिखा है? डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी नो एंड व्हाट वी रियलाइज / प्रैक्टिस। इसको कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? समझ आ रहा है? स्टेटमेंट दिख रहा है, मैंने जो बोला समझ आ गया? डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी नो एंड व्हाट वी रियलाइज / प्रैक्टिस, क्या है इसका मतलब? कोई बताएगा? माइक ले लो। बेसिकली कि हमें क्या पता है, हमारी क्या नॉलेज है किसी भी चीज से रिलेटेड, और हम उस चीज को अप्लाई क्या करते हैं, हम कितना उस चीज को फॉलो करते हैं, उस चीज में डिफरेंस होता है। बिल्कुल सही बताया इन्होंने कि कैसे डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी नो एंड व्हाट वी फील, व्हाट वी रियलाइज, व्हाट वी प्रैक्टिस। हमारे को चीजें बहुत सारी पता है, इंफॉर्मेशन का पूरा बाढ़ आया हुआ है अभी तो, सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब, हर जगह से कई सारी इंफॉर्मेशन हैं, बुक्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, पेरेंट्स हैं, स्पिरिचुअल मेंटर्स भी हैं, अलग अलग चीजें हैं। और वो सारी नॉलेज होने पर भी और कई चीजों को अप्रिशिएट करने पर भी कि हाँ ये कुछ तो ठीक है, ये जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल वैलिड लगता है, और बल्कि इमेजिन भी करने लगते हैं, अरे यार जब मैं उसको अप्लाई कर लूंगा लाइफ में तो मेरी लाइफ कितनी सॉर्टेड हो जाएगी, कितनी सॉर्टेड और हैप्पी हो जाएगी। अभी कैसी कैसी परेशानियां, इतना कंफ्यूजन्स रहती हैं। तो वो सब पता होने के बाद भी उन चीजों को मैं अप्लाई नहीं कर पाता हूँ, उन चीजों को मैं रियलाइज नहीं कर पाता हूँ, प्रैक्टिस में नहीं ला पाता हूँ। तो ये जो डिफरेंस है यही एक्चुअली हमारा सबसे बड़ा एनिमी है, सबसे बड़ा दुश्मन है। अब इस दुश्मन को मारेंगे कैसे? तो उसके लिए एक और क्या चाहिए? सोल्जर। जो दुश्मन है तो उसके लिए एक और वो बंदा चाहिए ना जो उसको मारे। तो वो क्या है? वो भी हमारे अंदर ही है। और वो है क्या लेकिन? बताओ। आत्मशक्ति, ठीक है। और कोई आंसर? पॉजिटिविटी। ये सारे फीचर्स हैं। फिर से वही, जैसे उन्होंने बताया ना डिस्ट्रैक्शन, वो किसका फीचर है? माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। तो ऐसे ही पॉजिटिविटी भी है, लेकिन ये भी फीचर है। जो बंदा है जो उससे फाइट करेगा माइंड से, वो क्या? मन तो माइंड ही हो गया। मेडिटेशन, वो भी एक तरीके से, वो तो हथियार हो गया। मेडिटेशन हथियार है जिससे मैं लड़ाई करूंगा। लेकिन वो व्यक्ति कौन है जो लड़ाई करेगा? तो ये जो व्यक्ति है जो लड़ रहा है वो है इंटेलिजेंस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड इंटेलिजेंस। फील आता है इस चीज का? फील आता है कि माइंड और इंटेलिजेंस, क्योंकि मेरे को तो पहले लगता था कि एक ही चीज है, माइंड और इंटेलिजेंस तो एक ही चीज होगी। हिंदी में भी इसके डिफरेंट वर्ड्स हैं। माइंड को क्या बोलेंगे? मन। और इंटेलिजेंस को क्या बोलेंगे? बुद्धि। हिंदी में बुद्धि बोलते हैं उसको। तो अब ये दोनों के बीच में कांस्टेंट वॉर छिड़ी भी रहती है।
हमारा माइंड बोल रहा है यार एक पिज्जा मंगा लेता हूँ, ऑर्डर कर लेता हूँ पिज्जा, लेकिन फिर बुद्धि क्या बोल रही है, नहीं नहीं अभी वैसे तेरा पेट ठीक नहीं चल रहा है, अभी मत मंगा, थोड़ा सा डाइटिंग कर ले, ये कर ले, वो कर ले। या माइंड बोलता है एक मूवी देख लेते हैं, कल एग्जाम है, बुद्धि क्या बोल रही है, अरे पागल पढ़ ले, क्या करेगा नहीं तो एग्जाम में। तो दोनों ही फेजेस हमारे अंदर हैं, ये रियलाइज होता है सबको रियलाइज होता है। कुछ गलत काम करते भी हैं तो हाथ के हाथ गिल्ट भी आता है, अरे यार क्यों कर दिया, क्यों मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, क्यों मैंने इतना बात कर लिया, हाथ के हाथ गिल्ट आता है। तो अगर माइंड ही है सिर्फ, तो वो पहले करवा भी रहा है फिर गिल्ट भी दे रहा है क्या, वो पागल थोड़ी है, पहले बोलेगा कर दे, फिर उसके बाद बोल रहा है अरे क्यों कर दिया। नहीं, वो एक ही व्यक्ति नहीं है। माइंड इज डिफरेंट एंड इंटेलिजेंस इज डिफरेंट। इंटेलिजेंस मना करता है, इंटेलिजेंस हमारे को सही दिशा देगा, पॉजिटिविटी देगा, वो बताएगा कि ये दिशा में चलना है। माइंड क्या बोलता है, नहीं जो मजा आएगा वो करना है। लेकिन इंटेलिजेंस जो तेरे लिए ठीक है भाई वो कर, चाहे अभी इतना आनंद नहीं आ रहा, अभी तेरे को इतना मजा नहीं आ रहा। पढ़ाई में क्या कॉन्स्टेंटली मजा आता है क्या? हम लोग जब मैं 11th-12th में था तब 12-12 घंटा पढ़ना पड़ता था, तो लेकिन फिर भी सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते थे, और उस सेक्रीफाइसेस को बाद में उनका फ्रूट्स, उनके रिजल्ट रीप करे। तो ये कॉन्सेप्ट है जो साइंस भी बोल रहा है, और इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। समझे इस वर्ड से, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड का मतलब देर से, ग्रेटिफिकेशन का मतलब खुशी, इंजॉयमेंट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन का, ये साइंस अब धीरे धीरे इतना बाहर लेके आ रहे हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी के थ्रू, हर अलग अलग मीन्स के थ्रू। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी भगवत गीता में, भागवतम में कितने वर्षों पहले से बता रखा है। साधना करनी है, साधना करने में किसको मजा आता है, अपने को रोकना, अपने एंजॉयमेंट्स रोकना, उसमें किसको अच्छा लगता है। लेकिन वो करते हैं क्यों, क्योंकि उसके जो रिजल्ट्स हैं, जो अमेजिंग बेनिफिट्स हैं, वो बाद में दिखते हैं। फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग का कॉन्सेप्ट अभी अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन। यूट्यूब पे देखते हैं कितने वीडियोस बन रहे, हाउ टू डिटॉक्स योर बॉडी, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, कौन सा फास्टिंग करे, ये करे, ड्राई फास्टिंग, वेट फास्टिंग, क्या क्या पता नहीं चलता है। और ये सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमारे स्क्रिप्चर्स में, गीता में, भागवत में पहले ही बतला दिए। और वही चीज जो साइंस अब लेके आ रही है, सेम चीज, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिल रहा है। एक डॉक्टर ओसुमी है, जापानीज साइंटिस्ट, जिनको नोबेल प्राइज मिला ऑटोफगी पे। ऑटोफगी का कॉन्सेप्ट है जिसमें व्यक्ति भूखा रहेगा तो अपने जो उसके सेल्स हैं, बॉडी सेल्स को खाएगी, जो डैमेज्ड सेल्स हैं, और डैमेज्ड सेल्स खाने की वजह से उसके कैंसर का रेट कम हो जाएगा, कैंसर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें अब वो बतला रहे हैं, और वो खुद भी बोल रहे हैं कि महीने में 2 बार फास्टिंग करना, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिल गया। और भागवतम में, अलग अलग पद्म पुराण में, पुराणों में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि एकादशी करो। एकादशी दिन महीने में 2 बार आती है ना, सबको पता है। एकादशी का अर्थ क्या है, 11th लूनर डे। एकादशी 11th लूनर डे, जो मून है, मून को बोलते हैं लूनर, तो 11th लूनर डे। और साइंस ये भी प्रूव कर चुकी है कि 11th लूनर डे के दिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर लोएस्ट होता है। और उसके बाद अब ये बोल रहे हैं कि इसलिए जिस दिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर लोएस्ट होगा वो बेस्ट डे है फास्टिंग के लिए। तो अब वो प्रूव हो रहा है अल्टीमेटली कि एकादशी इज द बेस्ट डे फॉर फास्टिंग, जो कि कितने मिलियंस ट्रिलियंस ईयर्स पहले से ही वो भागवतम में लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी कि ये जो सारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये जानने के बाद भी मैं फॉलो क्यों नहीं करता भाई? क्यों? क्योंकि बुद्धि कम है। थोड़ा सा ये चुभने वाली स्टेटमेंट है कि मेरी बुद्धि कम बोल दी, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? लेकिन इसको समझना पड़ेगा। माइंड चाहे बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन क्या फायदा जब उसको कंट्रोल करने वाला जो इंटेलिजेंस है वो ही नहीं है। तो वो पागलों की तरह भाग रहा है इधर उधर, लेकिन उसकी जो लगाम लगाने वाला इंटेलिजेंस ही कमजोर बैठा है, उसको खाना ही नहीं मिल रहा है, भूखा पड़ा है। तो वही कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं। तो इसमें 2 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। एक एग्जाम्पल है घोड़े का, जिसमें पहले जब